Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 3rd of March 2022. तो गाइज आज है तारीख 3 मार्च 2022 और है थर्सडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं। बट उससे पहले गाइज अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो अगेन मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर आप लोग फॉलो कर अपनी क्वेरीज को मुझसे पूछ सकते हो। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहां पर हम लोग डेली बेसिस पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन करते हैं, साथ ही साथ वन वर्ड क्वेश्चंस को भी देखते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको ये वीडियो काफी अच्छे से सुनना है। लास्ट में मैंने आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चंस को लगा दिया है, इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो लास्ट में इसको सॉल्व करना, जिससे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा कि हाँ मैं काफी अच्छे से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाया हूं। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, अपने कल वाले क्वेश्चंस की आंसर कीज को देखेंगे, क्योंकि इनका डिस्कशन डेली बेसिस पर हम लोग करते हैं। तो आंसर कीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं ताकि आप लोग चेक कर सको कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और कितने गलत किए हैं। कल आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है इसके ओनर कौन कौन है। एक का नाम मेंशन्ड है यूरोपियन पार्टनर, उसके अलावा 4 और ओनर है, वो कौन कौन से हैं, वो है यूएस, रशिया, जापान एंड कनाडा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चाइना ने अभी क्या किया है, अपना स्पेस स्टेशन तैयार किया है, अभी उसको तैयार कर रहा है, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम तियांगोंग देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो स्विफ्ट है जिससे रशिया को बाहर निकाल दिया गया है, स्विफ्ट को एस्टेब्लिश किया गया है 1973 में, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दुनिया में कौन सी कंट्री है जो कि सबसे ज्यादा गेहूं को इंपोर्ट करती है, तो वर्ल्ड्स बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ व्हीट कौन कहलाता है, वो है इजिप्ट। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत और ओमान के एयरफोर्स के बीच में अभी एक अभ्यास स्टार्ट हुआ है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है H6। ये 6 लगा हुआ है क्योंकि एक छठा एडिशन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक बुक है जिसका नाम है हिंदुत्व, हु इज हिंदू। इस बुक का जो टाइटल है आपको पता चल गया। इस बुक को किसने लिखा है, तो यहां पर वो हैं वीर सावरकर साहब। आई होप आप सभी लोगों ने इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स बिल्कुल सही सही दिए होंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने डिस्कशन को, और ये है हमारे पास हमारा सबसे पहला आर्टिकल और काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से वही बात बोलना चाहूँगा जो डेली बेसिस पर बोलता हूँ। चाहो तो आप लोग साथ ही साथ इसके नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, अदरवाइज इस लेक्चर का पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा। उस पीडीएफ में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को निकालकर अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लेना। और आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे, बहुत कुछ नया जानेंगे। और उससे पहले यहाँ पर इस वीडियो को फटाफट लाइक कर देना। टारगेट रखा है हम लोगों ने 2K प्लस लाइक्स का। तो सबसे पहला आर्टिकल हमारा बात करता है दुनिया के सबसे बड़े विमान के बारे में। जो आप लोग सामने पिक्चर देख पा रहे हो, ये दुनिया का सबसे बड़ा विमान है। ये विमान यूक्रेन का है, यहाँ पे आप देख पाओगे यूक्रेन का फ्लैग, तो यूक्रेन का विमान देखने को मिलेगा। तो मैं इस विमान के बारे में सारी बातें बताऊंगा, इसकी हिस्ट्री, प्रेजेंट सिचुएशन में क्यों चर्चा में है, प्लस फ्यूचर इसका क्या रहने वाला है। तो अभी हुआ क्या है, रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही है, रशिया यूक्रेन के ऊपर लगातार अटैक कर रहा है। अब इसी अटैक में रशिया ने इस विमान को डिस्ट्रॉय कर दिया है, बर्बाद कर दिया है पूरी तरह से। अब क्या हुआ, यूक्रेन ने यह बताया कि अभी तो हालत काफी बेकार हो चुकी है इस विमान की, और इसके अंदर लगभग 3 अरब डॉलर लगेंगे और आने वाले टाइम पर हमें 5 साल चाहिए इस विमान को वापस से ठीक करने में, ऐसा यूक्रेन ने बोला है। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो 5 साल में सिर्फ और सिर्फ ये विमान ठीक होगा, ठीक है, और 3 अरब डॉलर चाहिए अगर इसको हमें ठीक करना है। तो खुद इमेजिन कर सकते हो कि आखिरकार वाकई में कितना ह्यूज साइज का ये विमान होगा। नाउ ये आर्टिकल कहां पर चर्चा में है, पूरे दुनिया भर में चर्चा में है। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली एक्सप्लेन सेक्शन पर इन्होंने काफी अच्छे से सारी चीजों को समझाया है। यहीं से इस आर्टिकल को लिया गया कि दुनिया का एक लार्जेस्ट प्लेन जो कि डिस्ट्रॉय हो चुका है इस रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में। एक बार और हम लोग पहले इस पिक्चर को देखेंगे। नाउ इसके विशाल वाले साइज को इमेजिन करवाने के लिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। आपने जनरली जो प्लेन देखे हैं उन प्लेन के अंदर कितने टायर होते हैं, एक टायर यहां पे होता है, बाकी 2 टायर आपने यहां देखे हैं, 3 टायर होते हैं। बट अभी जो यहां पर ये पिक्चर आप देख पा रहे हो, इसके अंदर कितने सारे टायर्स आपको दिख रहे हैं, पीछे भी और आगे भी 2 टायर्स लगे पड़े हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि वाकई में इसका साइज बहुत बहुत बड़ा है। इसका नाम एंटोनोव 225 है, बट यूक्रेन इसको किसी और नाम से पुकारता है, मिरिया के नाम से। आगे मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। तो आपने यहाँ पर इसका साइज देखा, इसमें जेट वगैरह भी आप देख पाओगे, 3 यहाँ पर लगे पड़े हैं। साइज इसका ऑब्वियसली बहुत ज्यादा बड़ा देखने को मिलेगा। तो एक डेटा हमारे पास पब्लिश है, डेटा आपको ये मिल जाएगा गूगल पर। इस डेटा में बताया गया, जब आप लोग बोइंग 7478 FI वाले एयरक्राफ्ट को देखते हो,
इस एयरक्राफ्ट का साइज अपने आप में बहुत बड़ा है। तो इसके कंपैरिजन में भी जो हमारा पास एंटोनोव ये AN225 है, ये इसका साइज यहाँ पर आप देख पाओगे इन दोनों कंपैरिजन में और ज़्यादा बड़ा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बेसिकली ये ग्राफ ये बताता है कि यूक्रेन का प्लेन जो है ये वाला, ये बहुत बड़ा है, दुनिया में इकलौता ऐसा प्लेन है ये। अब बात करते हैं इसके बारे में कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को लेकर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में आपसे वो पूछा जा सकता है। पहली चीज़ यहाँ पर नाम ध्यान रखना, एंटोनोव AN225। दूसरी चीज, यूक्रेन इसको किस नाम से पुकारता है? यूक्रेन ने इसको नाम दिया मिरिया। मिरिया मतलब ड्रीम। और काफ़ी सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि यूक्रेन का जो सपना यानी ड्रीम जो सपना है वो टूट गया है और यूक्रेन इसको वापस से बनाएगा और काफ़ी कॉस्ट यहाँ पर इसमें लगने वाली है इस सपने को वापस से बनाने में। ठीक है, इस विमान के अंदर 6 इंजन है, 84 मीटर लंबा ये विमान देखने को मिलेगा, 32 व्हील इस विमान के अंदर देखने को मिलेंगे। इस विमान ने अपनी पहली उड़ान 1988 के अंदर भरी थी। दुनिया का एक सबसे बड़ा कार्गो एयरक्राफ्ट है, मतलब सामान को ढोने के लिए बहुत ज़्यादा मददगार है। ठीक है, बहुत बार यहाँ पर इससे सामान इधर से उधर लाया और जाया गया भी है, अभी मैं हम उसके ऊपर भी आएंगे। बट उससे पहले इस एयरप्लेन की और भी बहुत सारी खूबियाँ हैं, उसको हम लोग जानते हैं। सबसे पहली चीज़, 84 मीटर का मतलब 270 फीट लंबा ये एयरप्लेन देखने को मिलेगा और दुनिया का इकलौता ऐसा एयरक्राफ्ट है। उसके बाद यहाँ पर आप इस वाले पॉइंट से इमेजिन कर पाओगे कि वाकई में कितने विशाल साइज का ये होगा। इस प्लेन की कैपेसिटी इतनी है कि लगभग 250 जो टन कार्गो है वो ये यहाँ पर इसको उठा सकता है। 250 टन कार्गो को लेकर 850 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये उड़ सकता है। तो आप इमेजिन कर सकते हो 250 टन का मतलब क्या हो गया, सिंपल सा, एक टन के अंदर 1000 किलोग्राम होता है। तो आप खुद इमेजिन कर सकते होंगे ये 250 टन कितना ज़्यादा देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, इस विमान ने सबसे पहली बार उड़ान 1988 में भरी थी, जैसा मैंने भी आप लोगों को बताया। लेकिन एक चीज़ और है, आपके पास क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि चलो ये सारी चीज़ें तो एक बात हो गई, लेकिन ये विमान यूक्रेन के पास कहाँ से आया? इतना बड़ा साइज़ का विमान दुनिया में एक है, ये यूक्रेन के पास कैसे आया? हम किसी और कंट्री के पास हो तो हम विश्वास कर लेते, लेकिन यूक्रेन के पास कैसे? तो उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मैंने अभी आपको क्या बताया, 1988 में इसने उड़ान भरी थी, लेकिन 1988 में ये यूक्रेन बना ही नहीं। उस समय ये पूरा का पूरा USSR हुआ करता था। ठीक है, USSR 1991 में टूट गया था, सोवियत यूनियन, आपको पता होगा। जब 1991 में USSR टूटा तो इसमें से 15 देश अलग अलग बन गए। यहाँ पे आप 15 देशों के नाम देख पा रहे होंगे। इसमें से जो छठा नंबर है वो यूक्रेन का है। यहाँ पर आप देख पाओगे ये वाला जो येलो वाला पोर्शन है यूक्रेन है। अभी यूक्रेन और रशिया में दोनों में लड़ाई चल रही है, ये आपको पता ही है, हम लोग रोज डिस्कस कर रहे हैं। बट तो यूक्रेन के बारे में आपको पता चल गया, ये पूरा का पूरा उस समय USSR हुआ करता था। तो पूरे USSR ने मिलकर, पूरा एक देश था ये, तब यहाँ पर इस प्लेन को बनाया गया था। ठीक है, तो उस समय यहाँ पर इस प्लेन को बनाया गया यूक्रेन के अंदर। जब USSR टूटा तो अलग अलग देश बने, हर एक देश को कुछ ना कुछ मिला और यूक्रेन के हिस्से में ये प्लेन आ गया। यूक्रेन को ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन मिल गया। आई होप आपको इसका इतिहास समझ में आ चुका है कि ये इसका इतिहास क्या देखने को मिलता है। इसकी खूबियां और भी हैं, जैसे कि इसने लगभग 124 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है। रफ्तार के, ऊंचाई के, वजन के कंपैरिजन में तो अलग अलग यहाँ पर रिकॉर्ड बना चुका है। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अगर नेशनल रिकॉर्ड के बारे में बात करें तो लगभग 214 नेशनल रिकॉर्ड ही बना चुका है। 2010 में ये काफ़ी चर्चा में आया था। क्यों चर्चा में आया था? क्योंकि यहाँ पर इसने एक एयर ट्रांसपोर्टेशन किया था और अपने इतिहास का सबसे लंबा कार्गो आइटम सेंड किया था। उसके बाद ये फिर से चर्चा में आया था क्योंकि इसने विंड टर्बाइन को चीन से डेनमार्क तक डिलीवर किया था। विंड टर्बाइन आप समझ सकते हो, मतलब जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते, तो विंड टर्बाइन को भी इसके अंदर रखा जा सकता है। तो आप इमेजिन कर सकते होंगे कि वाकई में इसका साइज कितना ज़्यादा बड़ा है। क्लियर हुआ? नाउ अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन दिमाग में आएगा, क्या भारत के अंदर इसने कभी लैंडिंग करी है? बिल्कुल करी है। 2016 के अंदर लैंडिंग करी थी हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर। जब ये ऑस्ट्रेलिया जा रहा था तब यहाँ पर बीच में इसने भारत में लैंडिंग करी थी। फिलहाल कोविड-19 में इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा हुई क्योंकि कोविड-19 में इसने हजारों टन मेडिसिन, लैबोरेटरी किट्स, मेडिकल मास्क, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को अलग अलग जगह पर पहुंचाया। यूरोप, कनाडा, अफ्रीका, सभी जगह पर यहाँ पर इसने इतनी ज़्यादा सेवा करी थी। इसी वजह से ये कोविड के टाइम पर भी काफ़ी चर्चा में था। आई होप आपको इस प्लेन के बारे में एक एक बात अच्छे से पता चल चुकी है। अब आप देख पाओगे एक और आर्टिकल है, दैनिक भास्कर का यहाँ पर आर्टिकल पब्लिश किया गया है जहाँ पे बताया गया ये जो प्लेन है, इस प्लेन को अभी तो मतलब पूरा ख़राब कर दिया गया रशिया के थ्रू। तो बोला गया कि इस प्लेन के अंदर यूक्रेन ने बोला है कि $3 अरब का खर्चा आएगा और 5 साल में वापस से ये प्लेन तैयार हो सकता है। तो रशिया का सपना तो टूट गया है, बट यहाँ पर इसको बनाने में अभी काफ़ी टाइम लगने वाला है वापस से।
रशिया से सॉरी यूक्रेन का सपना, ठीक है, मैंने रशिया बोल दिया, सॉरी गलती से, यूक्रेन का सपना। यूक्रेन से पूछा गया ये पैसा कहाँ से लोगे? यूक्रेन ने बोला हम लोग रशिया से वसूलेंगे। अभी फिलहाल ये वॉर खत्म होती है तो उसके बाद ही सारी चीज़ें पता चलेंगी। अभी यहाँ पर सभी लोग मना के चल रहे हैं कि एक शांति बन जाए आपस में, यहाँ पर एक तरीके से एक डायलॉग बैठ जाए, एक आपस में डिस्कशन करके शांति बनाते तो वो ज़्यादा बेहतर ही रहेगा। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल होने वाला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से रिलेट कर सकते हो। आईपीसीसी रिपोर्ट के बारे में डिस्कशन किया गया है। आईपीसीसी क्या है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। काफी जबरदस्त आर्टिकल है। अगेन इंडियन एक्सप्रेस ने इसको एक्सप्लेन सेक्शन पर काफी डिटेल में समझाया है। आईपीसीसी की एक नई रिपोर्ट आई है जिसने बहुत कुछ बताया, इंडिया को लेकर काफी सारी चीजें बताई हैं कि इंडिया के अंदर आने वाले टाइम पर कि कौन कौन से एरियाज है जहां पर हाल काफी बुरा होने वाला है अगर इस क्लाइमेट चेंज को रोका नहीं गया तो। पहले तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को कवर करेंगे जो कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि ये वीडियो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए हेल्पफुल है। तो आईपीसीसी क्या है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को कवर करेंगे। पहली चीज, आईपीसीसी की फुल फॉर्म इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, दुनिया भर की कंट्रीज की जो सरकारें हैं वो मिलकर यहां पर काम करती हैं। प्लस इस बॉडी को बनाया गया था 1988 में। किसके थ्रू बनाया गया था? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने मिलकर इस पूरे बॉडी को बनाया। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। कितने मेंबर्स हैं? 195 मेंबर्स हैं। इसका फंक्शन क्या है? तो मेन काम इसका यह है कि क्या कर सके, ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर स्टडी करके उसका इवैल्यूएशन करने के बाद हम लोग को एक रिपोर्ट पब्लिश करके बताए कि इस क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट क्या हो रहा है, प्लस आने वाले टाइम पर फ्यूचर में कितना ज्यादा रिस्क है और इसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं। मतलब क्लाइमेट चेंज है क्या? सिंपल सा मतलब है दुनिया भर में गर्मी यानी टेम्परेचर लगातार इंक्रीज हो रहा है। क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि कार्बन बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है। अब कार्बन बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, गर्मी बढ़ेगी। गर्मी बढ़ने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। ग्लेशियर्स पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे, पानी कहां पे जाएगा? समुद्र के अंदर, समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा। फिर क्या होगा? आइलैंड कंट्रीज डूब जाएंगी। साथ ही साथ जो एरियाज हैं, जो भी यहाँ पे आप जैसे देख पाओगे भारत के अंदर महाराष्ट्र वाला रीजन देखने को मिलेगा और भी बहुत सारी कंट्रीज के जो कोस्टल एरियाज है वो सब डूबते हुए नजर आएंगे। ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम तो अपने में बड़ी है, मैं बताना चाह रहा हूं कि एक साइड की प्रॉब्लम है। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम पड़ जाती हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो इस क्लाइमेट चेंज को कैसे रोका जा सकता है उसको लेकर आईपीसीसी वर्क करता है। तो पहली चीज तो आईपीसीसी आपको समझ में आ गई होगी। नाउ यही बॉडी इस रिपोर्ट को लेकर आती है जिसको हम लोग रिपोर्ट ऑफ आईपीसीसी बोलते हैं। क्लियर हुआ? ये रिपोर्ट काफी सालों में आती है, हाँ लगभग कुछ सालों में इधर बोला गया 7 साल के अंदर यहां पर एक रिपोर्ट पब्लिश हो जाती है। रिपोर्ट कौन तैयार करता है? 100 लोग मिलकर, जो कि एक्सपर्टीज हैं इस क्लाइमेट चेंज की फील्ड में, वो सब मिलकर इस रिपोर्ट को तैयार करते हैं। अलग अलग इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, चीजों को समझते हैं, फिर उसके बाद हमें डेटा देते हैं। अभी तक ये जो रिपोर्ट है ये 4 बार लगातार रिपोर्ट आई है। कब कब? 1995 में, 2001 में, 2007 में और 2015 में ये रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगी। इसका मेन काम बताना कि दुनिया भर का रिस्पॉन्स क्या है क्लाइमेट चेंज को लेकर, प्लस क्लाइमेट चेंज कैसे बढ़ रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन देता है। बट ये तो आपने समझ लिया क्लाइमेट चेंज के बारे में, आईपीसीसी के बारे में। खबर क्या है हम लोग उसको समझेंगे। न्यूज़ यहां पर क्या देखने को मिलती है हम लोग को? न्यूज़ क्या निकल कर आई है कि आईपीसीसी ने अपना जो ये छठा असेसमेंट रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट का सेकंड पार्ट रिलीज कर दिया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये रिपोर्ट पहले भी काफी बार पब्लिश हो चुकी है। यहां पर पहली 1990 में आई थी, 1990 में, 1990 के बाद यहां पर ये अलग अलग सालों में, तो मतलब 5 रिपोर्ट पहले आ चुकी हैं। ये छठा रिपोर्ट है। छठा रिपोर्ट का दूसरा पार्ट यहां पर आया है। दूसरा पार्ट यहां पर ये बोलता है किस चीज के बारे में कि अगेन क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट के बारे में, इसके रिस्क के बारे में, प्लस इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उसके बारे में। देखो ये सेकंड पार्ट अभी रिलीज हुआ है, इसी वजह से चर्चा में। इससे पहले फर्स्ट पार्ट भी आया होगा, तो बिल्कुल साल 2021 के अंदर पहला पार्ट आया था और पहले पार्ट ने बता दिया कि 2040 से पहले गर्मी बहुत बढ़ जाएगी अगर क्लाइमेट चेंज को रोका नहीं गया तो। क्लियर हुआ? और अब यहां पर ये दूसरा पार्ट जो आया है, ये दूसरा पार्ट क्या क्या बता रहा है आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। जो तीसरा पार्ट आएगा वो 2022 में, मतलब अप्रैल के टाइम पर आएगा। एक्सपेक्टेशन है कि अप्रैल के मंथ के आसपास ये तीसरा पार्ट भी देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल दूसरा पार्ट आया है तो उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहां पर इस रिपोर्ट ने बताया क्या क्या, एक एक करके सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट इसने ये बताया कि देखो आज के टाइम पर जो नेचुरल सिस्टम है उसके पास यहां पर काबिलियत है, हम लोग क्लाइमेट चेंज से लड़ सकते हैं। बट करना क्या होगा, क्लाइमेट चेंज के प्रति जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको इंप्लीमेंट करना होगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग लगातार इंक्रीज होती हुई चली जाएगी और अगर एक अल्टीमेट लेवल पर ये इंक्रीज हो जाती है तो उसके बाद इसको कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत मुश्किल रहेगा।
दूसरा पॉइंट, लगभग 3.5 बिलियन लोगों की आबादी देखने को मिलेगी। पॉपुलेशन दुनिया भर में लगातार इंक्रीज हो रही है। लोग यहां पर जितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है और इसकी वजह से भी क्लाइमेट चेंज काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तीसरा पॉइंट यहां पर आप देख पाओगे, जो भी हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशन है जो क्लाइमेट चेंज को लेकर काम करते हैं, उनके पास फंडिंग प्रॉपर आ नहीं पाती है। प्रॉपर फंडिंग आती नहीं है, पैसा आता नहीं है, तो क्लाइमेट चेंज से लड़ भी नहीं पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहां पे बोलता है कि देखो हम लोग को जरूरत है एक फीजिबल और इफेक्टिव एडेप्टेशन की, ठीक है, जो कि यहां पे क्या कर मतलब ये एक इफेक्टिव हमारे पास सोल्यूशन हो जिससे हम लोग क्या कर सकें, ये जो क्लाइमेट चेंज है जिसका रिस्क लोगों के ऊपर है, नेचर के ऊपर है, प्रकृति के ऊपर है, इसको हम लोग कम कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, यहां पर बोला गया इसी क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया भर में नई नई बीमारियां पैदा हो रही है, वाटर बॉर्न डिजीज निकल रही है, मलेरिया, डेंगू क्यों फैल रहा है, इसी क्लाइमेट चेंज की वजह से लगातार फैल रहा है, ऐसा भी रिपोर्ट्स बताती हैं। उसके बाद बताया गया बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है, किसकी वजह से, रेस्पिरेटरी सिस्टम उनका फेल हो जाता है, डायबिटीज हो रही है, इन्फेक्शियस डिजीज हो रही है, और भी यहाँ पर जैसे बच्चे जन्म लेते हैं यहाँ पर बच्चों की डेथ हो जाती है। ये सारी चीजें भी आप लोग देख पाओगे कहीं ना कहीं इस टेम्परेचर की वजह से देखने को मिलती हैं। तो ये अभी हमने इस टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं किया तो आने वाले टाइम पर टेम्परेचर तो इंक्रीज होगा, साथ ही साथ जो ये बीमारियां हैं और जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं ये चीजें भी लगातार इंक्रीज होती हुई नजर आने वाली हैं। क्लियर हुआ? तो इस रिपोर्ट ने ये बताया, प्लस 2 पॉइंट और हैं। 2 पॉइंट यहां पर, एक पॉइंट ये है कि क्या होगा, लगातार गर्मी बढ़ेगी तो वेदर खराब हो जाएगा, हीट वेव्स बढ़ेंगी, लू चलेगी, और उसके बाद यहां पर कहीं पर आप देख पाओगे क्लाइमेट बेकार हो गया तो कहीं पर फ्लड आ रहा है, कहीं पर सूखा पड़ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। इससे क्या होगा, फसलें बर्बाद होंगी, फसलें उगेंगी नहीं, उसकी वजह से यहाँ पर अच्छा खाना नहीं पहुंच पाएगा लोगों के पास में, डिजीज अलग फैलती हुई नजर आएंगी, बीमारियां फैल देंगी, ठीक है। तो इन सब चीजों की वजह से प्रॉब्लम्स काफी बढ़ने वाली हैं, ऐसा इस रिपोर्ट ने बताया। दुनिया भर का सी लेवल पहले ही काफी राइज हो चुका है और भी राइज होने की चांसेस हैं, ठीक है। आने वाले टाइम पर ये सी लेवल और बढ़ सकता है जिसकी वजह से दुनिया भर के जो आइलैंड नेशंस है वो डूब सकते हैं, ये यहां पर बताया गया इस रिपोर्ट के माध्यम से। अब ये रिपोर्ट ने ये सारी बातें बताने के बाद इंडिया को स्पेसिफिक तरीके से भी समझाया कि इंडिया को लेकर क्या क्या चीजें बताई गई हैं। इस रिपोर्ट ने आइडेंटिफाई किया गया कि भारत एक वल्नरेबल हॉटस्पॉट है, मतलब कि भारत के अंदर यहां पर सबसे ज्यादा खतरा है इस क्लाइमेट चेंज का। तो हमें भारत के अंदर तो स्पेसिफिक तरीके से फोकस करने चाहिए। बहुत सारे शहर हैं जो कि आज के टाइम पर भी क्लाइमेट डिजास्टर को फेस कर रहे हैं, जैसे फ्लडिंग, सी लेवल राइज, ये बहुत कुछ है और आने वाले टाइम पर ये और बढ़ जाएगा। मुंबई की बात करी गई, मुंबई यहां पर हाई रिस्क पर है, मुंबई के अंदर सबसे बड़ा खतरा है, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि सी लेवल स्तर का बढ़ेगा, मतलब समुद्र का पानी बढ़ेगा तो मुंबई सबसे पहला टारगेट बनेगा, मुंबई एक तरीके से डूबता हुआ नजर आएगा। अहमदाबाद के अंदर यहां पर हीट वेव्स यानी गर्मी जो लू है वो बहुत ज्यादा गर्म हो सकती हैं, प्लस और ही बहुत सारे शहर हैं जिसमें चेन्नई, भुवनेश्वर, पटना, ये सब देखने को मिलेंगे जो कि लगातार गर्मी की तरफ बढ़ते हुए चले जाएंगे अगर इसको रोका नहीं गया। इंडिया के अंदर अर्बन तरीके से, मतलब अर्बन इंडिया जो है ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब जो शहरीकरण देखने को मिलता है वो बहुत ज़्यादा है, लोग शहर की तरफ भागते हैं और अर्बन इंडिया ही एक ग्रेट रिस्क की तरफ है। और बोला गया 2020 के अंदर यानी जो शहर वाली पॉपुलेशन है वो 480 मिलियन के आसपास है, 2050 तक ये पॉपुलेशन डबल हो जाएगी, 877 मिलियन के आसपास हो जाएगी। तो अगेन अर्बन इंडिया को काफ़ी परेशानी होने वाली है। प्लस करंट टाइम में बात करें जो अर्बनाइजेशन है हमारे देश के अंदर वो 35% का है और आने वाले 15 सालों के अंदर ये इंक्रीज होकर 40% का हो जाएगा। लोग शहर की तरफ ज़्यादा बढ़ेंगे, ज़्यादा पोल्यूशन देखने को मिलेगा, ज़्यादा क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे, जिससे अगेन बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। प्लस उसके बाद यहाँ पे बताया करंट टाइम में जब हम लोग वेट बल्ब टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं तो वेट बल्ब टेम्परेचर आपको इंडिया के अंदर 31 डिग्री सेल्सियस देखने को मिल जाता है, और जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा खतरे वाली बात है। वेट बल्ब टेम्परेचर होता क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं एक हीट और ह्यूमिडिटी, मतलब गर्मी भी, गर्मी के साथ साथ नमी भी, इनको मेजर किया जाता है। जो वेट बल्ब टेम्परेचर है अगर वो 31 डिग्री सेल्सियस का माना जाता है, अगर कहीं पर देखा जाता है तो वो एक्सट्रीमली डेंजरस होता है ह्यूमंस के लिए, ठीक है। ज्यादा लंबे समय तक ह्यूमंस उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। जो हेल्दी एडल्ट्स होते हैं, जो बिल्कुल फिट होते हैं, वो भी यहाँ पर इस टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया। और बहुत सारी कंट्रीज बहुत ज्यादा टेम्परेचर आज के टाइम पर एक्सपीरियंस कर रही हैं, तो अभी जरूरत है इसको रोकने की। क्लियर हुआ? तो आपको मैंने काफी सारी चीजें बता दी हैं इस रिपोर्ट के बारे में, प्लस टेम्परेचर को लेकर, एनवायरमेंट को लेकर, इसको अपने पास नोटबुक में नोट डाउन करके रखना। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जबरदस्त होने वाला है। जीएस पेपर 2 के अंदर आपका एक टॉपिक है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का, जहां से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो।
ये बात की गई है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में, तो ये क्यों चर्चा में आ चुका है। अगेन इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, यहाँ पे आप देख पाओगे ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन्होंने समझाया है क्या पूरा का पूरा डिटेल से, तो बात करेंगे। बट पहले हम समझते हैं आखिरकार न्यूज़ क्या है हमारे पास। न्यूज़ ये है यूक्रेन ने एक एप्लीकेशन फाइल कर दी है रशियन फेडरेशन के अगेंस्ट में, रशिया के अगेंस्ट में एक एप्लीकेशन डाल दी है। कहां पर? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। एप्लीकेशन में यह बोल दिया कि रशिया आज के टाइम पर यूक्रेन में जीनोसाइड कर रहा है, हत्याकांड कर रहा है, और उसके बाद जो यूक्रेन के 2 एरियाज हैं उनको इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर चुका है। लुहांस्क और दोनेत्स्क, इन दोनों को दोनेत्स्क पीपल्स रिपब्लिक बना दिया और लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक बना दिया। और उसके बाद इनको अलग देश बनाने के बाद यूक्रेन में मिलिट्री ऑपरेशन चला रहा है, लगातार अटैक कर रहा है। तो इसके रशिया के अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल करी है यूक्रेन ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। इसी वजह से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस चर्चा में है। पहले तो आप लोग ये मैप देखो, इधर आपको यूक्रेन देखने को मिलेगा, ऊपर रशिया देखने को मिलेगा। बात क्या की गई है, जो ये दोनों एरिया है, इधर लुहांस्क है, इधर दोनेत्स्क, लुहांस्क और दोनेत्स्क दोनों एरियाज को रशिया इंडिपेंडेंट घोषित कर चुका है, कि बोल चुका है दोनों आज़ाद है, दोनों देश अलग हैं, दोनों देश बन गए। हालांकि यहाँ पर दोनों रीजन को मिलाकर दोनबास रीजन बनता है, यूक्रेन के पार्ट में आता है। यूक्रेन बोलता है, यूक्रेन इसी की तो कंप्लेंट कर रहा है आईसीजे के अंदर। यूक्रेन की कैपिटल कियाव यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, कीव बोल लो, कियाव बोल लो, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन निकल कर आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको क्रीमिया वाला रीजन देखने को मिलेगा, ये भी यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता था। 2014 में इसको कब्जा लिया है रशिया ने, तो अभी रशिया का हिस्सा ये देखने को मिलता है। तो ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे जरूर जान लेना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यहाँ पर एक प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है हमारे यूनाइटेड नेशन का। देखो यूनाइटेड नेशन के आपको 6 ऑर्गन देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक आईसीजे है। बाकी 5 कौन कौन से हैं, जल्दी से फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप कर दो। और ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसको हम लोग वर्ल्ड कोर्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखना, दुनिया का कोर्ट क्या कहलाता है, तो वर्ल्ड कोर्ट को हम लोग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी बोलते हैं। इस कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया था 1945 में यूएन के एक चार्टर के थ्रू, प्लस इसने अपना काम स्टार्ट कर दिया, वर्किंग करना स्टार्ट कर दिया 1946 के बाद से ही। ठीक है, आप कह सकते हो 1946 से काम कर रहा है। ये जो कोर्ट है ये आपको नेदरलैंड के अंदर देखने को मिलेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इन पूरे 6 ऑर्गन्स में से इकलौता ये ऑर्गन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि यहां पर न्यूयॉर्क में लोकेटेड नहीं है। बाकी सारे 5 न्यूयॉर्क में लोकेटेड है, लेकिन जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो हेग नीदरलैंड के अंदर देखने को मिल जाता है। इस आईसीजे, इस कोर्ट के अंदर कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है, तो इसकी ऑफिशियल भाषा इंग्लिश और फ्रेंच देखने को मिलती है। ये कोर्ट बना कैसे, देखो इस कोर्ट से पहले, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से पहले हुआ करता था परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, तो पीसीआईजे पहले हुआ करता था। इसको रिप्लेस कर दिया, इसको बंद कर दिया, इस वाले कोर्ट को डिसॉल्व कर दिया गया था अप्रैल 1946 में। नाउ अब यहां पर हमारे पास इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, सिर्फ ध्यान रखना। क्लियर हुआ। उसके बाद आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इनका काम क्या है। तो इनका काम है जो भी लीगल डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, दुनिया भर में विवाद देखने को मिल रहे हैं, उन विवादों को सेटल करने का ये काम करता है। प्लस यहाँ पर कुछ ओपिनियंस देता है, ठीक है, जो भी विवाद होता है उसको लेकर, और भी जजमेंट्स वगैरह सुनाता है अपने। जो भी जजमेंट होते हैं यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, वो बाइंडिंग होता है, वो मानने पड़ते हैं यहाँ पर उन कंट्रीज को जिनका विवाद यहाँ पर पहुंचता है। अब बात करते हैं इंडिया और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का क्या रिलेशन है। तो ये देखो, अगर हम लोग बात करें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत के काफी सारे जजेस देखने को मिलेंगे। लगभग 4 इंडियन लोग जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मेंबर बन चुके हैं। पहला यहां पर हैं जस्टिस दलवीर भंडारी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक फॉर्मर जज देखने को मिलेंगे। तो ये आज के टाइम पर सर्व कर रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में साल 2012 से। उसके बाद हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आर.एस. पाठक, इन्होंने भी सर्व किया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 1989 से लेकर 1991 तक। उसके बाद हमारे फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो इंडिया के हैं नागेंद्र सिंह, इन्होंने भी यहाँ पर इसके अंदर सर्व किया है 1973 से लेकर 1988 तक। साथ साथ यहाँ पे बताया गया ये जो सिंह जी थे ये प्रेसिडेंट भी रहे इस कोर्ट के, कब से कब तक ये डेटा दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर इनके बारे में ध्यान रख सकते हो। तो कौन कौन से मेंबर इस कोर्ट के मेंबर रहे हैं ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर बोला गया सर बेनेगल राव आपको देखने को मिलेंगे, जो कि एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ये भी मेंबर रह चुके हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के 1952 से लेकर 1953 तक। क्लियर हुआ। तो मैंने आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, जो कि प्रिलिमिनरी एग्जाम में डायरेक्टली हेल्प करेगा आपको। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं।
मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड एनजीओ डे के बारे में चर्चा की गई है, आप देख पाओगे डाउन टू अर्थ का आर्टिकल है, डाउन टू अर्थ मैगजीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो वर्ल्ड एनजीओ डे के बारे में डिस्कशन करेंगे और क्या एनजीओ का रोल है। तो हर साल वर्ल्ड एनजीओ डे को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 27 फरवरी को, इसी वजह से चर्चा में है। तो जो वर्ल्ड एनजीओ डे है ये एक इंटरनेशनल डे है, ये डेडिकेट किया जाता है एनजीओस के लिए। एनजीओ क्या है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये लोग कोई अपने फायदे के लिए काम नहीं करते, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते हैं, ये सोसाइटी के लिए काम करते हैं। तो इनको रिकग्निशन देने के लिए, इनको याद करने के लिए वर्ल्ड एनजीओ डे मनाते हैं हम लोग 27 फरवरी को हर साल। वर्ल्ड एनजीओ डे का इतिहास क्या है? तो देखो, ये जो एनजीओ डे है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन डे है, इसको सबसे पहली बार एक ऑफिशियल स्टेटस मिला था कब? जब 12 मेंबर की कंट्री, जो 12 मेंबर कंट्रीज थे, इन्होंने एक बाल्टिक सी एनजीओ फोरम को ज्वाइन किया। इस फोरम के अंदर ही यहां पर क्या हुआ, जब ये बातचीत चल रही थी 17 अप्रैल 2010 में, तभी यहां पर इस एनजीओ को रिकॉग्नाइज किया गया कि हाँ भाई एनजीओ के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। तो इसी वजह से वर्ल्ड एनजीओ डे हमने रिकॉग्नाइज किया। तो अप्रैल 17 2010 में इसको रिकॉग्निशन मिल चुका था। फिर 2012 के अंदर यहां पर फाइनल स्टेटमेंट रिजोल्यूशन ने इस डे को अडॉप्ट कर लिया। फिर उसके बाद 2014 के अंदर डिसाइड कर लिया गया कि बिल्कुल अब हम लोग वर्ल्ड एनजीओ डे को सेलिब्रेट करेंगे, और यूनाइटेड नेशन इसको सेलिब्रेट किया। तो 2014 से लगातार वर्ल्ड एनजीओ डे सेलिब्रेट हो रहा है। क्लियर हुआ? नाउ बात करते हैं एनजीओ के बारे में होते क्या हैं। ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। एनजीओ को पहले यहां पर मतलब पहले सबसे पहली बार कहां पर मेंशन किया गया था? तो आपको यूएन के चार्टर में आर्टिकल 71 के अंदर देखने को मिलेगा एनजीओ के बारे में। ये नॉन प्रॉफिट एंटिटीज हैं, इंडिपेंडेंट हैं, ये काम करती हैं हमारी एनवायरमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए और ह्यूमन राइट्स के काम वर्क के लिए यहाँ पर ये काम करते हुए नजर आते हैं। फंक्शन के बारे में बात करें तो अगेन सोसाइटी के लिए इनका काम है, कोई पैसा कमाने का मकसद यहाँ पर देखने को नहीं मिलता, और वही है कि यहाँ पर जो कम्युनिटीज़ हैं उनको इंप्रूव करना, प्लस और भी बहुत सारे रोल हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा क्या क्या रोल देखने को मिलेंगे। तो इनका मेन काम अगेन यहाँ पर फंक्शन, एम, इंपॉर्टेंस, ये आपको देखने को मिलेगा। देखो फंक्शन, एम यहाँ पर इसको रिलेट कर सकते हो, अभी आगे हम डिटेल से बात करेंगे। इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें तो एनजीओ का इंपॉर्टेंस क्या है कि हमारे देश के विकास के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देश के विकास के लिए बहुत काम करता है। तो सिग्निफिकेंस क्या है? देखो जो एनजीओज हैं इनका मेजर काम क्या है? मेजर काम है दुनिया भर के अंदर जो भी एक्टिविटीज चल रही हैं, मान लो इंडिया के अंदर बहुत सारे एनजीओज हैं, तो एनजीओज का मेन काम क्या है कि भारत के अंदर गरीबी को कम करना, प्रॉपर वाटर की सप्लाई हो लोगों के पास, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन हो, वेमेन के राइट्स को प्रोटेक्शन मिले, लोग पढ़े लिखे हों, तो इन सब चीज़ों को बढ़ाने का काम करता है एनजीओ। तो एनजीओ जो जिस पर्टिकुलर एरिया के अंदर एनजीओ एक्टिव रहता है, यहाँ पे बताया गया पिछले 10 सालों में जिन जिन एरिया में एनजीओ एक्टिव रहा है वहां पर बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। तो एनजीओ का रोल काफ़ी ज़्यादा है, ऐसा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। फिर ये तो कुछ चीज़ें हो गई, उसका हेल्थ, एजुकेशन, उसका जो लाइवलीहुड है गांव वाले एरिया में, शहर वाले एरिया में, यहाँ पर भी एनजीओ का काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन हो चुका है। प्लस जो सरकारी पॉलिसीज होती हैं उन सरकारी पॉलिसीज के अंदर भी इन एनजीओ का काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंस है। सरकार से इन एनजीओ ने बोला कि भाई इसको लेकर काम करना चाहिए। राइट टू इन्फॉर्मेशन कैसे आया? जब एनजीओ ने मुद्दा उठाया। एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जोवेनल जस्टिस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, ये सारी की सारी जो स्कीम्स या फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज है, इनके अंदर एनजीओ का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, एनजीओ का एक इन्फ्लुएंस रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, तो सरकारी पॉलिसीज के अंदर भी एनजीओ का काफी बड़ा रोल रहता है। तो एनजीओ क्या है, आई होप आपको समझ में आया। इंपॉर्टेंस क्या, आई होप आपको समझ में आया। प्लस अलग अलग कैंपेन्स में एनजीओ हिस्सा लेते हैं, एनजीओ पार्टनर बनते हैं, जैसे कि भारत का स्वच्छ भारत अभियान हुआ, सर्व शिक्षा अभियान हुआ, यहां पर एनजीओ सरकार के साथ पार्टनरशिप कर चुका है, पार्टनर कर चुका है। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, इस पार्टनरशिप की वजह से हमारे पास रिजल्ट और बेहतर आएंगे। ये एनजीओ कॉमन पीपल तक पहुंचेगा और उनको भी यहां पर सपोर्ट करेगा। उसके बाद जो बड़े बड़े क्राइसिस होते हैं उन क्राइसिस को कम करने के लिए भी एनजीओ काफी मददगार है। पेंडेमिक के टाइम पर एनजीओ ने एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। ठीक है, सरकार को सपोर्ट किया और यहां पर लोगों को भी काफी हद तक सपोर्ट किया है एनजीओ ने। प्लस उसके बाद यहां पर बताया गया एनजीओ के बारे में जब हम बात करते तो अगेन वैक्सीनेशन को इन्होंने बढ़ावा दिया। कोविड-19 के टाइम पर क्या क्या किया है वो यहां पर मेंशन्ड है, जहां पे इंपॉर्टेंट बात होगी मैं आप लोगों को बता दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनजीओ का आपने चलो इंपॉर्टेंस तो समझ लिया, एनजीओ क्या होते हैं, क्या रोल है, सब कुछ समझ लिया। अब बात करते हैं, यही जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करती हैं। वो प्रॉब्लम्स यहाँ पर कौन कौन सी देखने को मिलेंगी, तो एक है लैक ऑफ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि देखो इनको एक लंबा प्लान, एक लॉन्ग टर्म प्लान ये लोग सेट नहीं कर पाते हैं, एक शॉर्ट टर्म के लिए काम करते हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच नहीं कर पाते।
प्लस दूसरा प्रॉब्लम लैक ऑफ फंड का देखने को मिलेगा। ज़्यादातर एनजीओज के पास प्रॉपर फंडिंग आ नहीं पाती है, क्योंकि देखो एनजीओज के पास डोनेशन आता है, उसी के वजह से यहाँ पर ये लोग वर्क करते हैं और बहुत ज़्यादा डोनेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। अलग अलग देश यहाँ पर डोनेशन प्रोवाइड करवाते हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन भी आता है, उसके बाद एनजीओज रन करते हैं। बट यहाँ पर क्या है, जब किसी एनजीओ के पास प्रॉपर फंडिंग होगी नहीं तो वो कैसे काम करेगा, ठीक है, प्रैक्टिस कर नहीं पाएगा सही से एनजीओ का सक्सेस देखने को मिलेगा ही नहीं। उसके बाद मेंटेनेंस यहाँ पर देखने को मिला, ज़्यादातर एनजीओ प्रॉपरली मेंटेन्ड नहीं है, और जब इनका प्रॉपर मेंटेनेंस होता नहीं है तो ये ज़्यादातर लोगों के लिए सपोर्ट कर नहीं पाते हैं। प्लस एनजीओज़ के अंदर जो टेक्निकल वगैरह नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलेगी, स्किल्स की भी बहुत ज़्यादा कमी है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लोगों की ट्रेनिंग के अंदर हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना होगा, जो कि बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। तो एनजीओज़ क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं आज के टाइम पर, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। नाउ आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है ऑपरेशन गंगा के बारे में, ठीक है, काफ़ी चर्चा में है तो इसके बारे में आपको जानना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द हिंदू का आर्टिकल है, सारे दुनिया भर में चर्चा हो रही है, न्यूज़पेपर्स पूरे देश भर में सभी जगह पर कवर कर लिया गया ऑपरेशन गंगा के बारे में। तो अभी क्या हुआ है, यूक्रेन और रशिया के बीच में लड़ाई चल रही है, रशिया लगातार यूक्रेन पर अटैक कर रहा है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारे जो भारतीय नागरिक हैं, इंडियन स्टूडेंट्स जो कि यूक्रेन के अंदर पढ़ाई करने गए थे, वो यहाँ पर फंस चुके हैं। तो अब फंस चुके हैं तो उनको वहाँ से निकाला जा रहा है, तो उन स्टूडेंट्स को वहाँ से निकालकर इंडिया वापस लाया जा रहा है। इसी ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन गंगा। क्लियर हुआ। तो ऑपरेशन गंगा क्या है, ऑपरेशन गंगा को लॉन्च किया गया है हमारी सरकार के थ्रू, किस लिए, ताकि हम इंडियंस को वापस से यहाँ पे इंडिया में लेकर आएं जो कि यूक्रेन में फंस चुके हैं। ऑपरेशन गंगा की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर में इंडिया ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारे हजारों यहाँ पे बच्चों को वापस से कंट्री में लेकर आ चुका है, और इंडिया जो है अभी हंगरी, पोलैंड, रोमानिया, स्लोवाकिया, इन सभी कंट्रीज़ के अंदर अपने ऑपरेशन चला रहा है और वहाँ से बच्चों को लेकर आ रहा है। क्योंकि अगर हम लोग मैप देखते हैं, ठीक है, एक मैप मैं आपको दिखाता हूँ, आप लोग जब मैप देखोगे तो इधर रोमानिया, इधर हंगरी, पोलैंड, यहाँ पर सब आप पोलैंड, हंगरी, ये सब कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी। तो इन कंट्रीज़ पे इंडिया ने बुलाया कि भाई जो भी लोग हैं, जो भी बच्चे यूक्रेन में हैं, फटाफट यहाँ पर पहुँचे, इन सब कंट्रीज़ में पहुँचे, और यहाँ पर पहुँचेंगे तो फटाफट क्या होगा, इनको यहाँ से ले लिया जाएगा। ठीक है, तो मैप वहाँ पे नहीं लगा पाया था, इसलिए मैंने पीछे चला हूँ मैप दिखाने के लिए। तो ऑपरेशन गंगा क्या है, आई होप आप समझ गए होंगे। ऑपरेशन गंगा के दौरान ही एक ट्विटर हैंडल भी तैयार कर लिया गया है, ओपी गंगा हेल्पलाइन करके। ठीक है, यहाँ पर ये जो ट्विटर हैंडल है ये पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन और सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, नोटिस वगैरह जारी कर रहा है इसके ऊपर कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, सारी एडवाइजरीज वगैरह इस पूरे ट्विटर हैंडल पर सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, ऑपरेशन गंगा को लेकर। अब जब ऑपरेशंस के बारे में बातचीत होती है तो भारत के अंदर इतिहास में बहुत सारे ऑपरेशंस चलाए गए हैं। एक था ऑपरेशन सुकू। ठीक है, ऑपरेशन सुकू चलाया गया था 2006 के अंदर। हमने यहाँ पर बहुत सारे इंडियंस को इवैक्यूएट किया था, श्रीलंकन्स को इवैक्यूएट किया था, नेपालीज, लेबनीज, इन सभी को इवैक्यूएट किया था। यहाँ पर ध्यान रखना, अब इजराइल और लेबनान की वॉर चल रही थी, दोनों के बीच में युद्ध हो रहा था 2006 में, तब यहाँ पर इन सभी लोगों को वहाँ से निकाला गया था। उसके बाद 2011 में ऑपरेशन सेफ होम कमिंग चलाया गया था। तो इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर इस ऑपरेशन को स्टार्ट किया था 26 फरवरी 2011 में। यहाँ पे हमने 15,500 जो इंडियन नेशनल्स हैं जो लीबिया में फंस चुके थे, जब लीबिया में गृह युद्ध चला, सिविल वॉर चली, तो वहाँ से हम इन सारे लोगों को निकाल कर लेकर आए। उसके बाद ऑपरेशन मैत्री स्टार्ट किया गया था भारत सरकार के थ्रू। कब, जब नेपाल में अर्थक्वेक आया, नेपाल में भूकंप आ चुका था, जब 25 अप्रैल 2015 की बात है, तब वहाँ से बहुत सारे लोगों को निकाला गया था ऑपरेशन मैत्री के अंडर में। उसके बाद ऑपरेशन राहत चर्चा में था। ऑपरेशन राहत को लॉन्च किया गया था इंडियन आर्म फोर्सेस के थ्रू। यहाँ पे हम लोगों ने लगभग 5,000 के करीब इंडियंस को निकाला था, फॉरेन नेशनल्स को निकाला था येमेन से। येमेन के अंदर क्राइसिस शुरू हो गए थे, तब वहाँ से निकाला गया था। उसके बाद ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था। यहाँ पे हमने अफगानिस्तान से काफ़ी सारे लोगों को इवैक्यूएट किया, जब तालिबान टेक ओवर करा था कंट्री को, तब ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पर चलाया गया था। इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को दुनिया भर से लेकर आए, क्योंकि लॉकडाउन लग चुका था दुनिया भर में, तो बहुत सारे लोगों को वापस अपने कंट्री में लेकर आए थे इस वंदे भारत मिशन के दौरान। कब की बात है, 7 मई 2020 की बात है। नाउ अब मैंने कुछ आपके लिए शॉर्ट न्यूज़ भी ऐड कर दी हैं, छोटी छोटी न्यूज़ हैं जो कि यहाँ पर लोग छोड़ देते हैं, बट यहाँ पर मैं सोच रहा था कि इनको भी कवर कर लेते हैं। तो एक दो न्यूज़ अलग से यहाँ पर मेंशन्ड है जो कि डायरेक्टली इंपॉर्टेंट भी हो सकती हैं, तो उन शॉर्ट न्यूज़ को भी हम लोग यहाँ पर इसके अंदर कवर करने वाले हैं। शॉर्ट न्यूज़ में पहली न्यूज़ है, दुनिया की खबर है, साइक्लोन एमनेती के बारे में चर्चा की जा रही है।
तो ये न्यूज़ क्या है, तो अभी यहाँ पर साइक्लोन एमनती का डर है। एमनती जो है एक 5वां एक्सट्रीम वेदर इवेंट होने वाला है इस साल का मडागास्कर पे। मडागास्कर कहाँ पर है, तो आप देख पाओगे पूरा का पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हुआ, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट इंडियन ओशन हुआ, ऊपर जाओगे भारत देखने को मिलेगा, तो नीचे आपको मडागास्कर देखने को मिलेगा। तो यहीं पर एक साइक्लोन का खतरा काफ़ी बुरी तरह से मंडरा रहा है। तो साइक्लोन की जब बात आती है तो आपको ध्यान रखना है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन की जब हम बात करते हैं तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में आने वाले साइक्लोन्स को हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था क्या, कि अगर ऑस्ट्रेलिया की साइड में साइक्लोन आता है तो उसको क्या बोलते हैं। तो आपका क्वेश्चन होगा क्या साइक्लोन अलग अलग जगह पर आता है तो अलग अलग नाम होते हैं, बिल्कुल। देखो जब ये साइक्लोन सिंपल सा इंडिया की साइड आएगा तो इसको हम लोग साइक्लोन ही बोलते हैं, और जब जापान और चाइना की साइड में साइक्लोन आता है तो उसको टाइफून बोला जाता है। जब इधर साउथ अमेरिका की साइड में जब ये साइक्लोन आता है तो इसको हरिकेन बोला जाता है, और ऑस्ट्रेलिया की साइड में जब साइक्लोन आता है तो उसको विली विलीज बोला जाता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। साइक्लोन में बताया गया, देखो ऑब्वियसली बात, एक चक्रवात देखने को मिलता है, हवा बहुत ज़्यादा आंधी तूफान देखने को मिलता है, और जितनी आंधी तूफान बढ़ती रहेगी उतना ज़्यादा खतरनाक वो साइक्लोन होता रहेगा, ठीक है। जो यहाँ पर जिसमें हवा की स्पीड 119 से 153 किलोमीटर के बीच में होती है, वो यहाँ पर मिनिमल डैमेज होता है, उसमें कम बर्बादी होती है। जिसकी हवा की स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाती है उसके अंदर डैमेज थोड़ा बढ़ जाता है, हवा की स्पीड और बढ़ेगी डैमेज बढ़ेगा, उसको हम एक्सटेंसिव डैमेज बोलते हैं। इसी प्रकार से कैटेगरी 5 वाला साइक्लोन कैटास्ट्रॉफिक कहलाता है, बहुत ज़्यादा बर्बादी हो जाती है। यहाँ पर जो हवा की स्पीड होती है वो 250 किलोमीटर से भी ऊपर की स्पीड होती है, जिसमें सब कुछ यहाँ पर यह हवा उड़ा ले जाती है। तो क्लियर हुआ। तो ये यहाँ पर साइक्लोन्स के बारे में चीज़ें मेंशन्ड है जिसके बारे में आप ध्यान रख सकते हो। उसके बाद एक और छोटा सा आर्टिकल है, बात करता है ईसीजीसी लिमिटेड के बारे में। ये क्या है, तो इसको समझाने के लिए इसको मेंशन किया है। तो ईसीजीसी लिमिटेड ने अभी रशिया को एक रेस्ट्रिक्टेड कवरेज कैटेगरी के अंदर डाल दिया है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये जान लो ईसीजीसी है क्या। ईसीजीसी की फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका मतलब भारत से जो भी व्यक्ति एक्सपोर्टर हैं, एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया भर में, तो उन एक्सपोर्टर को प्रोटेक्शन देने का काम करता है ये, ठीक है। ये जो ईसीजीसी है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है। मुंबई बेस्ड यहाँ पर बॉडी आपको देखने को मिलेगी। इसको बनाया गया था 1957 में। होता क्या है, देखो होता यह है कि मान लो यहाँ पर इंडिया के अंदर एक्सपोर्टर है, हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमने मान लो यूएस में सामान एक्सपोर्ट किया। अब एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें क्या गारंटी, हमारे पास पैसा आएगा, है ना। एक्सपोर्ट कर दिया, क्या वो पैसा देगा हम लोग को, गारंटी है कोई नहीं है। तो उसकी गारंटी यहाँ पर ये ईसीजीसी लेगा। ईसीजीसी के कॉन्टैक्ट रहेंगे दुनिया भर में, ये कॉन्टैक्ट करेगा यूएस के बैंक के साथ में और बता देगा कि ऐसा ऐसा व्यापार हुआ है और हम लोगों को एक तरीके से कनेक्ट रखना है, प्लस हमारे एक्सपोर्टर हैं जिन्होंने यहाँ पर सामान भेजा है उनका पेमेंट यहाँ पर आना है, ठीक है। तो ईसीजीसी यहाँ पर एक काम करता है, मान लो यहाँ पर पेमेंट डूब गया, किसी एक्सपोर्टर का पेमेंट डूब गया, तो उसके लिए इंश्योरेंस करने का भी काम करता है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, ये एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस सपोर्ट भी देता है इंडियन एक्सपोर्टर्स को, जो भारत से सामान भेज रहे हैं बाहर, उनका पैसा ना डूब जाए, क्योंकि पैसा डूब गया तो वो अगले बार एक्सपोर्ट नहीं करेगा इंसान, और अगली बार एक्सपोर्ट नहीं करेगा तो इससे इंडिया को ही लॉस होगा, क्योंकि एक्सपोर्ट करके हम विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं और हमारी इकोनॉमी काफ़ी हद तक आगे बढ़ रही है। एक्सपोर्ट नहीं होगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। तो इन्हीं एक्सपोर्टर्स को एक प्रोटेक्शन देने के लिए, उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए ईसीजीसी लिमिटेड को बनाया गया है। क्लियर हुआ। अब फटाफट क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, दुनिया का लार्जेस्ट कार्गो एयरक्राफ्ट का नाम, खासकर यूक्रेन ने एक नाम दिया है, उस वाले नाम को आपको बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में, वो नाम क्या है। अगला क्वेश्चन, आईपीसीसी को बनाया गया था 1988 में। एक तो बॉडी थी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के साथ एक और बॉडी है जिसने मिलकर इस बॉडी को बनाया है, तो आपको दूसरे वाले बॉडी का नाम भी बताना है। अगला क्वेश्चन, आईपीसीसी का हेडक्वार्टर कहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है, यहां पर हेडक्वार्टर भी उसका बताना है। अगला क्वेश्चन, देखो एक दुनिया का कोड माना जाता है वर्ल्ड कोड, वर्ल्ड कोड को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, बताना है आप लोग वर्ल्ड कोड कौन सा कोड कहलाता है। अगला क्वेश्चन, हर साल वर्ल्ड एनजीओ डे हम सेलिब्रेट करते हैं, कौन से तारीख में, आप लोग को बताना है, ठीक है, यहां पर आपको तारीख बतानी है। अगला क्वेश्चन, अभी इंडियन स्टूडेंट्स जो कि यूक्रेन में फंस चुके हैं उनको वापस से भारत लाया गया है एक मिशन के अंडर में, तो वो कौन सा ऑपरेशन है, आप लोग उस ऑपरेशन का नाम बताओगे। अगला क्वेश्चन, जो ईसीजीसी है वो कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं, उस मिनिस्ट्री का नाम बताना है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसको पढ़ा, ये आंसर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, आंसर्स को सॉल्व करना। बट अभी मैं आपको सारी चीज़ों का ओवरव्यू देने वाला हूँ, रिविजन देने वाला हूँ, तो आपको अपने आप ही सारे आंसर्स पता चल जाएंगे कि क्या क्या आंसर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। अब फटाफट चलो ओवरव्यू लेते हैं और मैं आपको सारे सारे आंसर्स लगातार बताता हुआ चलूंगा। पहला क्वेश्चन, वो पहला आर्टिकल, दुनिया का लार्जेस्ट प्लेन,
तो यहाँ पे दुनिया का लार्जेस्ट प्लेन कौन सा है, वो है एंटोनोव 225, तो इसका नाम है, लेकिन यूक्रेन ने इसको नाम दिया है मिरिया करके। मिरिया जो है एक ड्रीम, एक सपना यहाँ पर बोला जाता है, ठीक है। यूक्रेन ने पास ये एरोप्लेन देखने को मिलेगा। यूएसएसआर जब पूरा था, ठीक है, जब यूएसएसआर टूटा नहीं था तभी यूक्रेन के अंदर इस प्लेन को बनाया गया था, ठीक है। मिरिया के बारे में आपको बता दिया। उसके बाद इंडिया में कब लैंड हुआ, हैदराबाद शमशाबाद 2016 में यहाँ पर लैंड हुआ था। उसके बाद आईपीसीसी रिपोर्ट के बारे में डिस्कशन हम लोगों ने किया। इंडियन एक्सप्रेस ने इस आर्टिकल को पब्लिश किया है। आईपीसी का हेडक्वार्टर आपसे पूछा गया था, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। साथ साथ पूछा गया आईपीसी को किसने एस्टेब्लिश किया है, तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के साथ साथ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसको यहाँ पर बनाया है। उसके बाद आईपीसीसी के रिपोर्ट के बारे में बताया कि इस रिपोर्ट को कब कब पब्लिश किया गया, इस रिपोर्ट ने अभी क्या क्या डेटा दिया है, इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स क्या है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में हम लोगों ने जाना, ठीक है। अब क्या है ये मुद्दा यहाँ पर क्या हुआ है कि रशिया के अगेंस्ट में यूक्रेन ने कंप्लेंट कर दी है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जब हम बात करते हैं तो आपसे पूछा गया कि वर्ल्ड कोर्ट, दुनिया का कोर्ट एक नाम से जाना जाता है, वो कौन सा कोर्ट है, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ओरिजिन कैसे हुआ। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से पहले दूसरा कोर्ट हुआ करता था जिसका नाम था परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, ठीक है। इसके रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस भारत के कौन कौन से जज यहाँ पर रह चुके हैं। फिर उसके बाद वर्ल्ड एनजीओ के बारे में डिस्कशन किया हम लोगों ने। वर्ल्ड एनजीओ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 27 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड एनजीओ डे कब से स्टार्ट हुआ, इसका इतिहास क्या है, इसके बारे में, इसका फंक्शन क्या है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बाद ये क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किए। फिर उसके बाद ऑपरेशन गंगा के बारे में जाना हम लोगों ने। ऑपरेशन गंगा को लॉन्च किया गया है क्योंकि भारत यूक्रेन के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स फंस चुके हैं, उनको निकाल रहा है। ऑपरेशन गंगा क्या है, प्लस उसके साथ साथ यहाँ पर हम लोगों ने और भी ऑपरेशंस के बारे में जाना। फिर शॉर्ट न्यूज़ को कवर करा, साइक्लोन एमनती के बारे में कवर किया हम लोगों ने, ठीक है। मडगास्कर पर यह साइक्लोन का खतरा मंडरा रहा है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में जाना। उसके बाद ईसीजीसी लिमिटेड के बारे में हमने डिस्कशन किया। ईसीजीसी लिमिटेड क्या होती है मैंने आपको डिटेल से बताया। क्लियर हुआ तो ये आंसर्स आपको मिल जाएंगे। इन आंसर्स को खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।